हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने यूप्लोडी और एन्यूप्लोडी के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिसके बारे में हम कल पढ़ा। और एन्यूप्लोडी, ठीक है, दो हमने कल इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे। और ये जो दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक थे एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। ठीक है, चैप्टर हमारा नाम वही है, म्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए ये किसकी, अब हम दोबारा से थोड़ी सी बात करें तो म्यूटेशन जो होता है हमने टू टाइप पढ़ा था। एक तो पढ़ा था जीन म्यूटेशन और एक पढ़ा था क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन में हमने इसके कुछ टाइप देख लिए थे, अनुपथन संक्रमण वाले। और क्रोमोसोम म्यूटेशन हमने दो प्रकार का पढ़ा था, एक तो न्यूमेरिक और एक स्ट्रक्चरल। ठीक है, हमने अब तक जो बात की है वो न्यूमेरिक के बारे में बात की है। और न्यूमेरिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो यूप्लोडी और एक एन्यूप्लोडी। ठीक है, यूप्लोडी यानी कि सुगुणता, एन्यूप्लोडी यानी कि असुगुणता। यूप्लोडी जैसे मैंने आपको कई बार मतलब मैं कह चुका हूं आपसे, सुगुणता का मतलब होता है कि अगर गुणसूत्र के सेट में वृद्धि हो तो उसको हम यूप्लोडी बोलते हैं, और अगर गुणसूत्र के सेट में वृद्धि या कमी हो तो उसको हम एन्यूप्लोडी बोलते हैं। क्लियर सी बात थी। चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे वो अपने स्ट्रक्चरल म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, गुणसूत्री जो उत्परिवर्तन होते थे वो दो प्रकार के थे, एक तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन और एक संरचनात्मक उत्परिवर्तन। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे संरचनात्मक उत्परिवर्तन। तो देखते हैं कि भाई संरचनात्मक उत्परिवर्तन क्या होता है। जब गुणसूत्र की रचना में परिवर्तन हो जाए जिससे उसकी मूल प्रकृति बदल जाती है तो इसे संरचनात्मक उत्परिवर्तन या गुणसूत्री विपथन कहते हैं। देखिए भाई, आज का जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है वो है गुणसूत्री उत्परिवर्तन का सेकंड टाइप, जिसको हम संरचनात्मक उत्परिवर्तन कह के चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि आखिर स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब गुणसूत्र की रचना में चेंजमेंट हो जाए, उसकी संरचना में चेंजमेंट हो जाए जिससे उसका मूल व्यवहार या प्रकृति बदल जाए, तो इस कंडीशन को हम संरचनात्मक उत्परिवर्तन या गुणसूत्री विपथन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो थी छोटी सी उसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके टाइप कि भाई आखिर संरचनात्मक जो उत्परिवर्तन होता है उसके टाइप क्या होते हैं। अब इसकी जो टाइप है वो आपको मुख्य रूप से समझने हैं। ठीक है, देखिए इसके मैं टाइप की बात करूं तो ये चार प्रकार का होता है। बात समझो आप,
जो संख्यात्मक उत्परिवर्तन था वो तो 2 प्रकार का था, लेकिन जो ये संरचनात्मक उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आपको मुख्य रूप से इसको समझना है। इसके टाइप कौन कौन से भाई? सबसे पहले होता है विलोपन, ठीक है, जिसको हम डिलीशन कहते हैं। सेकंड है स्थानांतरण, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। थर्ड है प्रतिलोमन, जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और 4 होता है विलोपन द्विगुणन, जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो, संरचनात्मक उत्परिवर्तन की अगर हम बात करें, गुणसूत्री संरचनात्मक उत्परिवर्तन की हम बात करें, तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो विलोपन है, सेकंड जो है स्थानांतरण है, थर्ड है प्रतिलोमन और 4 है द्विगुणन, है ना। सीधी सी बात में ये कहूं कि भाई हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें गुणसूत्र की केवल संरचना ही चेंज होगी। गुणसूत्र की केवल संरचना ही चेंज होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक उत्परिवर्तन बोलेंगे। अगर उसकी संख्या में कोई चेंजमेंट होता है तो हम उसको संख्यात्मक उत्परिवर्तन बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको 4 टाइप समझ में आ गए होंगे। पहले आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि संरचनात्मक उत्परिवर्तन जो होते हैं वो गुणसूत्र में 4 प्रकार के होते हैं: डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन और डुप्लीकेशन, ठीक है। अब क्रम वाइज इनको हम पढ़ते हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं, आखिर समझते हैं कि ये किस प्रकार के चेंजमेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है जिसको हम विलोपन कह के चल रहे हैं, और विलोपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं भाई? डिलीशन। तो देखिए, जब गुणसूत्र के एक खंड की कमी या हानि हो जाए तो इसे डिलीशन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, किसी भी प्रकार का आप चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारी बुक में तो ये बी वाला दिया हुआ है, चलो हम बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको ना, ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे बिल्कुल। देखिए भाई, ये हमारे पास एक गुणसूत्र था,
ठीक है। और इस गुणसूत्र के ए बी सी डी ई एफ नाम के कुछ खंड थे, है ना। या कोई गुणसूत्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी कारणवश एक गुणसूत्र के खंड की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। बताओ हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे जो बी खंड था उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है, उसकी कमी हो रही है। तो हम इसी, अच्छा अब आप देखिए कि ये जो बी खंड है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है, कमी हो रही है नहीं हो रही। तो इसकी कमी होने से इस गुणसूत्र में जो चेंजमेंट आया है वो संरचनात्मक रूप से आया कि नहीं आया। अर्थात क्या था कि इस गुणसूत्र में एक खंड की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक उत्परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, विलोपन। तो वो ये कहता है कि अगर गुणसूत्र के खंड की कमी हो, गुणसूत्र के एक खंड की कमी हो, तो हम उस घटना को डिलीशन या विलोपन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आप एक बार परिभाषा पढ़िए, देखिए कि जब गुणसूत्र के एक खंड, गुणसूत्र के एक खंड की कमी या हानि हो जाए तो इसे हम विलोपन कहते हैं। अब ये तो इसकी परिभाषा हो गई बहुत सिंपल सी, जो आपके माइंड में सेट है कि अगर गुणसूत्र के एक खंड की कमी हो जाए या हानि हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे, विलोपन बोलेंगे। अब इसके डायग्राम की मैं बात करूं तो आपको डायग्राम उसका इस प्रकार बनाना है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं और इससे आप समझ सकते हैं। इसको बना लीजिए। बना लिया, बनाओ फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ठीक है, बना लिया क्या? चलिए, तो आपको संरचनात्मक उत्परिवर्तन का फर्स्ट टाइप समझ में आ गया कि भाई विलोपन यानी कि डिलीशन क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात होती है और ये इसका डायग्राम आपको जरूर बनाना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको डायग्राम दे दे और आपसे उसका टाइप पूछ सकता है ना कि भाई ये किस प्रकार का संरचनात्मक उत्परिवर्तन है। तो आपको डायग्राम देख के बता देना है कि भाई यहाँ तो एक खंड की कमी हो रही है तो हम इसको विलोपन बोलेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। सेकंड जो है जिसको हम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब किसी गुणसूत्र का टूटा हुआ खंड उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे से या असमजात गुणसूत्र के सिरे से जुड़ जाए तो इसे स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए
है ना। इसके डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम में मैं आपको बताऊं, अच्छा इसमें 4 है ना, सॉरी इसमें 3 थे, मैं आपको बताऊं तो यहाँ 3 ही आएंगे ना, इसमें 4 है। और IDEF, चलिए देखिए भाई, अच्छा बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसको हम ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कह के चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब किसी गुणसूत्र का टूटा हुआ खंड, जब किसी गुणसूत्र का टूटा हुआ खंड उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे से, जैसे ये मैंने आपको 2 गुणसूत्र बताए हैं, अब आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों गुणसूत्र संरचना में समान है? क्या यहाँ पर नहीं है, तो आप इनको समजात गुणसूत्र कह सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि समजात गुणसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, है ना। अब यहाँ अलग कैसे कि इसके दोनों खंडों में 3-3, इसमें गुणसूत्र की जो दोनों खंड है उसमें 3-3 खंड है, और यहाँ एक में 2 और यहाँ एक में 4, तो ये दोनों गुणसूत्र संरचना रूप से ऑलरेडी डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मैंने जो ये 2 गुणसूत्र बनाए हैं वो असमजात गुणसूत्र है। कैसे हैं? असमजात गुणसूत्र। अगर ये दोनों के 3-3 ऐसे में बनाता तो ये समजात गुणसूत्र हो जाते, ठीक है। अब आप समझो कि स्थानांतरण क्या कहता है कि जब किसी गुणसूत्र का टूटा हुआ खंड, किसी भी गुणसूत्र का टूटा हुआ खंड उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे से, यानी एक गुणसूत्र ले लिया हमने ABC और DEF, ये ले लिया है ना, तो इसका क्या हुआ कि ये DEF वाला या F वाला जो खंड था, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल में, ये F वाला खंड था, ये टूट गया, और टूट कर अगर ये इसी से जुड़ जाता, इसके दूसरे सिरे से जुड़ जाता, तो भी हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। या ये असमजात गुणसूत्र के सिरे से जुड़ जाएं, ये जो खंड है या तो अपने ही गुणसूत्र के दूसरे खंड से या असमजात गुणसूत्र के सिरे से जुड़ जाएं, तो हम इस कंडीशन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखो एक आप डायग्राम के हिसाब से समझो, यहाँ जो आपको 2 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं वो असमजात गुणसूत्र हैं। कैसे हैं? असमजात गुणसूत्र हैं, है ना। तो देखिए ABC और DEF एक गुणसूत्र के खंड थे, तो इस गुणसूत्र का जो DEF वाला खंड था, DEF 3 खंड थे यहाँ पर, तो DEF वाला जो खंड है वो यहाँ से इससे टच होता है GKL वाले पार्ट से, है ना। तो DEF वाला जो खंड था वो तो इस गुणसूत्र के से जुड़ जाएगा इस सिरे से, और जो इस गुणसूत्र का GKL वाला टाइप था, अरे भाई इधर से 3 आ रहे तो इधर से भी 3 आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर 4 खंड है IJKL, और यहाँ ऊपर 3 है, तो इस 3 वाले के स्थान पर 4 थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि इसकी मूल प्रकृति तो 3 खंडों की है, समझ रहे? तो क्या होगा कि जो DEF वाला एक हिस्सा था इस गुणसूत्र का, वो टूट कर दूसरे असमजात के सिरे से जुड़ गया, है ना। अब आप देखिए कि जो दूसरा असमजात था यहाँ JKL था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया?
DEF। मेरी बात समझ में आ रही है? और जहां DEF था वहां क्या हो गया? JKL हो गया। हो गया? अब आप मुझे बताइए, तो इन गुणसूत्रों की जो मूल प्रकृति है वो भी चेंज होगी कि नहीं होगी? भाई अब जीन अलग अलग हो गई, ये मान लो खंड अलग अलग हो गए तो जीन अलग अलग हो गए, है ना? तो इनका मूल व्यवहार बदल जाता है संरचनात्मक उत्परिवर्तन के कारण। और उत्परिवर्तन भी तो संरचनात्मक रूप से हो रहा है क्योंकि खंड इधर उधर हो रहे हैं, तो संरचनात्मक उत्परिवर्तन है। और इसमें हो क्या रहा भाई कि हिस्से जो हैं वो स्थानांतरित हो रहे। क्या हो रहे? स्थानांतरित। जो आपने फर्स्ट पढ़ा था उसमें कमी ही तो हो रही थी, तो आप उसको स्थानांतरण बोल देंगे क्या? नहीं, आप उसको बोलेंगे विलोपन, क्योंकि उसमें एक खंड विलुप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? खंडों का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इसको स्थानांतरण बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो बना लीजिए इस डायग्राम को। बना लिया? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ट्रांसलोकेशन है, तो ये सेकंड टाइप था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जो है वह है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन जिसको हम इनवर्जन कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है? इसमें गुणसूत्र का एक भाग उल्टा पुनः व्यवस्थित हो जाता है। इसमें पहले दो बिंदुओं पर खंडित होता है, फिर 180 डिग्री पर घूमकर पुनः व्यवस्थित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास ये देखो, हमारे पास क्या था? ये गुणसूत्र थे, तो सबसे पहले ये उल्टा हुआ तो DEF और ABC इस प्रकार हो गए, है ना? अब ये पता है किस प्रकार चेंज होता है, मैं आपको बता दूं। हाँ, इसको हम पढ़ें CBA, ठीक है, DEF, है ना भाई? ऐसे तो ये जो दोनों गुणसूत्र के खंड थे ये क्या है? आपस में घूम जाते हैं, और जब ये घूम जाते हैं तो देखो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ए, E और D, और इधर C, B और F। क्योंकि ये जो A वाला था ना, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो A वाला खंड है वो तो इस स्थान पे जुड़ गया, तो ये खंड क्या हो जाएगा? AED हो जाएगा। और दूसरा जो खंड है वो कहाँ से चालू हो रहा है? C से, तो C, B, और ये जो बचा हुआ वो कौन सा था? F। भाई A यहाँ पे जुड़ रहा है तो F इससे जुड़ जाएगा ना, तो इस प्रकार ये क्या होते हैं? पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखिए प्रतिलोमन क्या है कि गुणसूत्र का एक भाग उल्टा होकर पुनः व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र का एक भाग, जैसे हम
ABC वाले को मान लें, है ना। तो ये जो ABC वाला था उसने क्या किया, अपोजिट हुआ, CBA में आया और इससे जुड़ गया, किससे, DEF वाले से, और DEF वाले से जुड़ा तो इसमें क्या हुआ कि E और D आ गए। भाई यहाँ B और C थे लेकिन वो चेंज हो गए, तो यहाँ पर क्या है, E और D, और इधर क्या आएंगे, C और D। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोमन बोलेंगे। या मैं कहूँ कि उल्टे होकर अगर वो पुनः व्यवस्थित हो जाएं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए बना लीजिए इसको भी, बहुत छोटा सा ये भी है ना। आप डायग्राम के हिसाब से इसको समझना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो खंड थे ना वो 180 एंगल पर घूमकर पुनः व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने पहले देखा था कि जो ABC वाला था वो यहाँ पे था, है ना। तो दोबारा से 180 एंगल पे घूमा तो A इधर आ गया। चलिए ये तो था तीसरा, और अब हम लास्ट बात करते हैं जिसको कहते हैं हम द्विगुणन, यानी कि डुप्लीकेशन। तो द्विगुणन तो सिंपल है, जब किसी गुणसूत्र में एक खंड की अधिकता या पुनरावृत्ति हो जाए तो इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये जो गुणसूत्र था जिसके खंड ABC और DEF हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक खंड जिसको हम B कह के चल रहे हैं, उस खंड की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर B और B दो खंड हो गए, है ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें गुणसूत्र में एक खंड की अधिकता हो रही है, या उस खंड की अगर पुनरावृत्ति हो जाए तो हम उस कंडीशन को डुप्लीकेशन या द्विगुणन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 टाइप। एक बार इसका भी आप डायग्राम नोट कर लीजिए यहीं पर। ठीक है, हाँ। तो बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम संरचनात्मक उत्परिवर्तन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अब हमारा जो टॉपिक है उत्परिवर्तन वाला, वो मुख्य रूप से कंप्लीट है। उत्परिवर्तन जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, उस उत्परिवर्तन से जो रिलेटेड टॉपिक है वो यहाँ पर अब कंप्लीट है। लेकिन अभी इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जिनको हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने पढ़ा वो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन पढ़ा गुणसूत्र में, और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला था डिलीशन, नेक्स्ट था ट्रांसलोकेशन, थर्ड था इन्वर्जन, और फोर्थ था डुप्लीकेशन। बात समझ में आ गई। डिलीशन में क्या होता था भाई, एक खंड का विलोपन हो जाता था। इसमें असमजात गुणसूत्र से खंडों का ट्रांसफर हो जाता था। इन्वर्जन 180 एंगल पर घूमकर पुनः उल्टा व्यवस्थित हो जाता था। और डुप्लीकेशन एक एक्स्ट्रा खंड की पुनरावृत्ति हो जाती थी। ठीक है,
इन चारों के आप डेफिनेशन और चारों के डायग्राम आप देख लेना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। डायग्राम से ही आपको इनकी थ्योरी समझ में आएगी, ठीक है। बाकी बातें करते हैं अभी सेकंड पार्ट में।